Hello students, I am Anurag Srivastav and we meet again for a discussion on business statistics and analytics, an important subject in the MBA first semester. And in this subject we are right now discussing about unit 2, and in unit 2 we are talking about index numbers. Last few sessions on index numbers, this current is the third session on index number. So, we have already gone through the introduction to indices as well as some of the formulae that we will be using for constructing indices. तो कई सारे फॉर्मूले हम लोगों ने देखे हैं इंडेक्स नंबर्स के कॉन्स्ट्रक्शन के लिए. देयर आर सेवरल फॉर्मूले डिवाइडेड इनटू वेरियस कैटेगरीज. लेकिन अगर इतने सारे फॉर्मूले हैं तो कौन सा फॉर्मूला ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कौन सा फॉर्मूला उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, कुछ तो इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था. लेकिन ये पता कैसे चलेगा कि कौन सा फॉर्मूला कितना अच्छा है या ज़्यादा अच्छा नहीं है. तो कई सारे हमारे पास टेस्ट्स हैं. वी नीड टू टेस्ट द एडिक्वेसी ऑफ एन इंडेक्स नंबर फॉर्मूला. हाउ एडिक्वेट अ पर्टिकुलर इंडेक्स नंबर फॉर्मूला इज़ और इज़न्ट, है या नहीं है, कितना अच्छा है या क्या कमी है, कहाँ पर अच्छाई है उसके अंदर, कहाँ पर उसके अंदर कमी है, ये जानना हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है. तो आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे अबाउट दी टेस्ट्स, सेवरल टेस्ट फॉर एडिक्वेसी ऑफ इंडेक्स नंबर फॉर्मूले. और साथ ही साथ एक चीज़ और देखेंगे, ये भी देखेंगे कि क्या यूजेस हैं, कैसे कैसे यूज़ किए जाते हैं. ये चीज़ें देखने के बाद फिर अगले सेशन में वी विल बी टॉकिंग अबाउट दी न्यूमेरिकल्स ऑन इंडिसेस. क्योंकि ये सारी चीज़ें एक बार बैकग्राउंड ख़त्म हो जाएगा तो फिर हम हर तरह के न्यूमेरिकल्स देख सकते हैं. सो नाउ कमिंग टू द टेस्ट्स फॉर एडिक्वेसी ऑफ इंडेक्स नंबर फॉर्मूले. इफ़ वी टॉक अबाउट द इंडेक्स नंबर फॉर्मूले, हम लोगों ने कितने फॉर्मूले अभी तक देखे हैं? हम लोगों ने एक देखा था सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, दूसरा देखा था सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव्स मेथड. ये दो मेथड्स थे जो कि अनवेटेड इंडिसेस थे. फिर हम लोगों ने देखे थे कुछ वेटेड इंडिसेस देखे थे, जिसमें जो फॉर्मूले हम लोगों ने देखे थे, एक लास्पेयर्स फार्मूला देखा था, पाशेज फार्मूला देखा था, ड्रॉबिश बाउली फार्मूला देखा था, उसके बाद फिशर्स फार्मूला देखा था, मार्शल एजवर्थ फार्मूला, वॉल्श एंड केली. तो ये सारे फार्मूले जो हैं, इसका मतलब कितने फार्मूले हो गए? एक अनवेटेड में 2 फार्मूले हो गए और वेटेड में 7 फार्मूले हो गए. 7 डिफरेंट फार्मूले वी हैव फॉर कैलकुलेटिंग और कॉन्स्ट्रक्टिंग इंडेक्स नंबर्स. तो अब इन 4 टेस्ट्स के बेसिस पर हम ये पता करेंगे कि कौन सा फार्मूला कितना अच्छा है. 4 टेस्ट क्या क्या हैं? द यूनिट टेस्ट, द टाइम रिवर्सल टेस्ट, द फैक्टर रिवर्सल टेस्ट एंड द सर्कुलर टेस्ट. तो ये चारों टेस्ट, इन टेस्ट्स के थ्रू हम सारे फार्मूलों को पास करेंगे. ईच एंड एवरी फार्मूला हैज़ टू गो थ्रू दीज टेस्ट्स एंड देन we will find out which formula fulfills or satisfies which test or which test is it failing, कौन सा टेस्ट वो फेल कर रहा है. तो एक एक करके इन टेस्ट को हम लोग समझ लें. पहला है यूनिट टेस्ट. यूनिट, हाँ, ये यूनिट टेस्ट, ये वो वाला यूनिट टेस्ट नहीं है जो हर यूनिट के ख़त्म करने पे आता है एग्ज़ाम में या क्लास में. एक यूनिट की पढ़ाई ख़त्म हुई और उसके बाद एक टेस्ट ले लिया गया. दिस इज़ नॉट दैट यूनिट टेस्ट. यहाँ पर यूनिट की बात करें, जब हम इंडिसेस की बात कर रहे हैं तो हम क्या कहेंगे? इंडिसेस में जब हम प्राइसेस को कंपेयर कर रहे हैं या हम क्वांटिटीज़ को कंपेयर कर रहे हैं तो प्राइस किस यूनिट में है, क्वांटिटी की यूनिट क्या है, ये हम जानना चाहते हैं. या फिर अगर हमने प्राइसेस, एक पर्टिकुलर कमोडिटी के प्राइसेस, हम गेहूँ, दाल, चावल सबके प्राइसेस की बात कर रहे हैं तो गेहूँ के प्राइसेस जो हैं वो क्विंटल पर क्विंटल, रुपीज़ पर क्विंटल में हैं, और दाल के प्राइसेस जो हैं वो रुपीज़ पर केजी में हैं, और चावल के प्राइसेस जो हैं वो रुपीज़ पर 25 किलो की बोरी के हैं. तो कंपेयर ये हर सबकी, इसका मतलब है जो यूनिट है वो अलग हो गई. या फिर हमने ऐसे मान लिए, अगर ऐसे कहते हैं कि किसी एक कमोडिटी के प्राइसेस रुपीज़ में है, किसी दूसरी कमोडिटी के प्राइसेस डॉलर्स में है, किसी एक यूनिट कमोडिटी के प्राइसेस जो हैं वो इंडियन करेंसी में है, किसी के पाकिस्तानी करेंसी में है. तो फिर ये अलग अलग केसेस में हमारे जो आंसर्स होंगे वो अलग अलग हो जाएंगे. तो यूनिट टेस्ट का मतलब क्या है?
This test requires that the formula for the construction of index number should be such which is not affected by the unit in which the prices or quantities have been quoted. ऑब्वियस सी बात है कि जब हम इंडिसेस कैलकुलेट करेंगे तो हमारा हेडेक इस चीज़ का नहीं होना चाहिए कि भाई यूनिट क्या ली गई है, क्विंटल है, किलो है, ग्राम किलोग्राम ग्राम है, किलोग्राम है, क्या है, यूनिट क्या है. यूनिट चेंज हो गई तो वैल्यू ही चेंज हो गई. ये चीज़ सही नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए. वी एक्सपेक्ट फ्रॉम अ पर्टिकुलर इंडेक्स नंबर फॉर्मूला दैट वॉट एवर बी द यूनिट इन विच द प्राइसेज और क्वांटिटी हैव बीन कोटेड, the value of the index should not change. The value of the index should not change. So, if the value of the index is not changing, that means the index number formula is fulfilling the unit test. If the value changes when the units are changed, that means that particular formula is not satisfying the unit test. So, this test is satisfied by all the formulae that we have discussed. जो अभी हमने नाम लिए थे पिछले सेशन में, जो हम लोगों ने डिस्कस किए थे, सारे फॉर्मूले जो हैं वो यूनिट टेस्ट को फुलफिल करते हैं, बट एक्सेप्ट फॉर द फर्स्ट फार्मूला दैट वी हैड सीन, द सिंपल अनवेटेड एग्रीगेटिव इंडेक्स फार्मूला. जो सबसे बेसिक फार्मूला हमने देखा था उसको छोड़ करके बाकी सारे फार्मूले, तो जो सिंपल एग्रीगेटिव मेथड है वो यूनिट टेस्ट को फुलफिल नहीं करता है, क्योंकि वहाँ पर हम प्राइसेस को सीधे सीधे जोड़ दे रहे हैं. प्राइसेस को सीधे सीधे जोड़ रहे हैं तो प्राइसेस अगर क्विंटल में है तो कुछ अलग वैल्यू आ जाएगी, और प्राइसेस अगर किलोग्राम में है तो कुछ अलग वैल्यू आ जाएंगी. मतलब ये है कि जब हमने चेंज किया प्राइसेस को, और अलग अलग कमोडिटीज़ के लिए प्राइसेस अगर यूनिट चेंज कर दी तो फिर अलग अलग वैल्यूज़ आ जाएगी. ये भी नहीं होना चाहिए. आइडियली तो हमें यूनिट सेम यूज़ करनी ही चाहिए, लेकिन एक्सपेक्टेड हम ये एक्सपेक्टेशन ये रखते हैं फॉर्मूले से कि यूनिट चेंज भी हो गई तो भी कुछ अलग वैल्यू ना आए, और वो चीज़ बाकी सारे फॉर्मूले से फुलफ़िल हो जाती है. सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव्स मेथड में क्योंकि एक एक कमोडिटी के लिए हम इंडेक्स अलग कैलकुलेट कर रहे हैं और सारे इंडिसेस का एवरेज निकाल रहे हैं, इसलिए हर कमोडिटी का प्राइस चाहे किसी भी यूनिट में हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. तो यूनिट टेस्ट का सिंपल मतलब ये है, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट टेस्ट. टाइम रिवर्सल टेस्ट ये भी एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है इंडिसेस का, और सिंपल इसका मतलब भी काफ़ी आसान है. टाइम को हमने रिवर्स कर दिया. ये जो टेस्ट है ये फिशर ने ही प्रपोज़ किया था. फिशर ने, जिन्होंने जो एक इंडेक्स नंबर का फार्मूला भी दिया है जो कि लास्पेयर और पार्शेस फार्मूले के ज्योमेट्रिक मीन के ऊपर बेस्ड है, तो उन्होंने ये कहा कि टाइम रिवर्सल टेस्ट क्या है. If the formula for calculating an index number is such that it will give the same ratio between one point of comparison and the other, no matter which of the two is taken as base, it satisfies the time reversal test. मतलब इसका क्या हुआ? मतलब सिंपल है, हमने टाइम रिवर्स कर दिया. हमने पहले कंपेयर किया प्राइसेस को, हमने पहले कंपेयर किया 2020 के प्राइसेस को 2010 के प्राइसेस से. हमने कंपेयर किया 2020 के प्राइसेस को 2010 के प्राइसेस से, और हमें ये पता चला कि 2020 के प्राइसेस जो हैं वो 2010 के मुकाबले डबल हो गए हैं. तो इफ़ वी से दैट 2020 के प्राइसेस और 2010 के प्राइसेस को अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो बेस ईयर जो है वो है 2010. बेस इज़ 2010 और करंट जो है, करंट ईयर जो है वो है सपोज 2020. करंट ईयर इज़ 2020. तो अब इनको हम कंपेयर कर रहे हैं, तो करंट को बेस से कंपेयर कर रहे हैं. करंट इज़ ईयर 1, दिस इज़ ईयर 1 एंड दिस इज ईयर 0. तो P01 का मतलब क्या हो गया? ईयर 1 ईयर 2020 को ईयर 0 से कंपेयर किया जा रहा है, ईयर 2010 से कंपेयर किया जा रहा है, और हमें मिला क्या? वैल्यू अगर P01 की मिल रही है से डबल हो जा रहा है, पता चल रहा है कि डबल हो जा रहे हैं प्राइसेस, तो वैल्यू 2 आ रही है. वैल्यू इज़ 2, दैट मीन्स द प्राइसेस हैव डबल्ड. तो सिंपल मतलब ये है कि अगर हम अब
बेस ईयर और करंट ईयर को इंटरचेंज कर दें, अगर हम बेस ईयर और करंट ईयर को इंटरचेंज कर दें, करंट ईयर अगर हो जाए 2010 और बेस ईयर हो जाए 2020, तो अगर ऐसा इंटरचेंज किया जा रहा है तो अब क्या होगा, 2020 के प्राइसेस 2010 के प्राइसेस से डबल हैं, तो सिंपल मतलब है कि 2010 के प्राइसेस जो 2020 के प्राइसेस के हैं उसके मुकाबले आधे हैं। तो P01 की वैल्यू अगर 2 है तो P10 की वैल्यू हाफ आनी चाहिए, और P01 और P10 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जैसा कि आप टेस्ट में देख रहे हैं, P01 मल्टीप्लाइड बाई P10 शुड बी इक्वल टू 1, P01 इंटू P10 शुड बी इक्वल टू 1। तो ये हमको मिलना चाहिए। अब ये तो लगता है कि ये तो नेचुरल है, ऐसा तो होना ही चाहिए, लेकिन सारे फॉर्मूले इस टेस्ट को फुलफ़िल नहीं करते हैं। कुछ ही फॉर्मूले ऐसे हैं जो इस टेस्ट को सेटिस्फाई करते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम वेटेड इंडिसेस लेते हैं तो फिर हम क्वांटिटीज़ को वेट की तरह से ही ले रहे हैं, और क्वांटिटीज़ को वेट की तरह लेने में ये दिक्कत हो रही है। कभी तो करंट ईयर क्वांटिटी को बेस की तरह ले रहे हैं, कभी बेस ईयर क्वांटिटीज़ को वेट की तरह से ले रहे हैं, तो दोनों केस में P01 और P10 उनकी वैल्यूज़ उससे अफेक्ट हो जाएंगी और उनका प्रोडक्ट 1 नहीं आएगा। फिशर्स आइडियल इंडेक्स को आइडियल इसीलिए बोलते हैं क्योंकि वो टाइम रिवर्सल टेस्ट को फुलफ़िल करता है। सो दिस पर्टिकुलर टेस्ट इज़ not satisfied by the Laspeyres formula and Parsh's formula. Why? Because Laspeyres formula is using base year quantities as weight only, and Parsh's formula is using the current year quantities as weight. तो इसलिए ये दोनों फॉर्मूले तो इसको फेल कर जाते हैं, लेकिन फिशर्स फार्मूला, केली फार्मूला जिसमें कि सेम क्वांटिटी यूज़ होती थी, मार्शल एजवर्थ फार्मूला जिसमें कि हम लोग दोनों ईयर की क्वांटिटीज़ के सम को वेट की तरह से यूज़ कर रहे थे, और वॉल्श फार्मूला जिसमें कि दोनों ईयर की क्वांटिटीज़ के ज्योमेट्रिक मीन को वेट की तरह से यूज़ कर रहे थे। ये चार फार्मूले इस टाइम रिवर्सल टेस्ट को फुलफ़िल करते हैं। मतलब अगर बेस ईयर के मुकाबले करंट ईयर के प्राइसेस जितने टाइम्स भी हो गए हैं, और अगर हम दूसरी तरफ निकालेंगे करंट ईयर के प्राइसेस को बेस ईयर को कंपेयर करेंगे और उनका प्रोडक्ट निकालेंगे तो वो 1 आएगा। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट, द टाइम रिवर्सल टेस्ट। और अक्सर ऐसा क्वेश्चन आता है कि आप ये टेस्ट करें कुछ डेटा दे करके कि इस पर्टिकुलर केस में जो फिशर्स फार्मूला है वो, या कोई भी वैसे तो पूछ सकते हैं लेकिन फिशर ज़्यादा कॉमनली पूछा जाता है, वो टाइम रिवर्सल टेस्ट को फुलफ़िल कर रहा है, ये वेरीफाई करेंगे। तो वेरीफाई करने के लिए हमें P01 और P10 दोनों की वैल्यू निकालनी होगी, दोनों का प्रोडक्ट दिखाना होगा कि वो 1 ही आ रहा है। इसी तरीके से जो अगला है टेस्ट वो है द फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। फैक्टर यानी कि फैक्टर यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, द फैक्टर ऑफ कंपैरिजन। किस फैक्टर को आप कंपेयर कर रहे हैं और किस फैक्टर को वेट की तरह से यूज़ किया है एक्चुअली। सो अ फॉर्मूला दैट परमिट्स इंटरचेंजिंग द प्राइस एंड क्वांटिटीज, और अ फॉर्मूला दैट परमिट्स इंटरचेंजिंग द फैक्टर बीइंग कंपेयर्ड एंड द फैक्टर बीइंग यूज्ड एज वेट। ये मतलब है यहाँ पर प्राइस जिस फैक्टर को हम कंपेयर कर रहे हैं, और क्वांटिटी एक्चुअली जिसको हमने वेट की तरह से यूज़ किया प्राइस इंडेक्स के केस में, विदाउट गिविंग इनकॉन्सिस्टेंट रिजल्ट, दैट इज़ द टू रिजल्ट्स मल्टीप्लाइड टुगेदर शुड गिव द ट्रू वैल्यू रेशियो। ये ऐसा फार्मूला जो भी होगा वो फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को फुलफ़िल कर रहा है, और केवल फिशर का फार्मूला ऐसा है जो कि फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को फुलफ़िल करता है। दिस टेस्ट वॉज ऑल्सो डिवाइज्ड बाई फिशर, और ये आप कह सकते हैं कि जब दोनों टेस्ट फिशर ने बनाए हैं तो दोनों टेस्ट उनका फार्मूला तो फुलफ़िल करेगा ही करेगा। लेकिन फिर भी ये दो इम्पॉर्टेंट टेस्ट्स हैं, और ये बहुत ही ज़रूरी है कि ये फार्मूले जो दोनों टेस्ट हैं ये फार्मूला कोई भी फुलफ़िल करे, क्योंकि तभी वो एक्चुअली सही वैल्यू हमको दे रहा है इंडिसेस की। तो मतलब क्या, वो फैक्टर अगर हम रिवर्स कर रहे हैं तो P01 जो है वो है हमारा प्राइस इंडेक्स, और Q01 जो है अगर हम फैक्टर्स को रिवर्स कर देंगे, फैक्टर्स को रिवर्स करने का मतलब क्या हुआ, P01 में हमने प्राइसेस को कंपेयर किया और क्वांटिटीज़ को वेट की तरह से यूज़ किया है। Q01 में हमने उसका उल्टा कर दिया, क्वांटिटीज़ को कंपेयर किया और प्राइसेस को वेट की तरह से यूज़ किया।
तो इसका मतलब है फैक्टर्स रिवर्स हो गए, फैक्टर्स इंटरचेंज हो गए। प्राइस जो रोल निभा रहा था वो क्वांटिटी की उसकी जगह ने क्वांटिटी ने उसकी जगह ले ली, और क्वांटिटी की जो जगह थी वो प्राइस ने ले ली। तो जब फैक्टर रिवर्स हुआ तो प्राइस, पहले जो हम प्राइस इंडेक्स में अगर हमने फैक्टर्स रिवर्स किए तो क्वांटिटी इंडेक्स बन गया। ऑब्वियस सी बात है, अगर हम किसी चीज़ के प्राइस को और उसकी क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें उसकी वैल्यू मिलेगी। हमें मालूम है कि आलू 20 रुपये नहीं, अभी तो महंगे हैं वैसे, तो आलू 20 रुपये किलो है और हमने 2 किलो आलू ख़रीदा है, तो प्राइस और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर वैल्यू मिल जाएगी। तो 20 इंटू 2 40 रुपये के आलू खरीद लिए, 40 रुपये की कोई भी चीज़ खरीद ली, दैट इज़ द वैल्यू। तो इसी तरह से जब इंडेक्स की बात हो रही है तो प्राइस इंडेक्स जो है और क्वांटिटी इंडेक्स जो है, इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको वैल्यू इंडेक्स मिलनी चाहिए। दिस इज़ द फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। इसके बाद जो टेस्ट है वो है हमारा सर्कुलर टेस्ट, द सर्कुलर टेस्ट। दिस इज़ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट, लेकिन ये भी ऐसा टेस्ट है जो कि लॉजिकल लगता है, बट इट इज़ नॉट मे बी फुलफिल्ड बाई ऑल द इंडिसेस। Suppose an index number is constructed for the year 2019 with the base of 2018 and another index number is constructed for the year 2018 on the base of 2017. Then it should be possible for us to directly get the index for 2019 on the base of 2017. मतलब क्या है, केवल इतना कहा जा रहा है कि दो अलग अलग सालों को कंपेयर किया, तीन कोई भी साल ले लें, हम ले लें अगर से सपोज 0, ईयर 0, ईयर 1 और ईयर 2। हमने ईयर 1 के प्राइसेस ईयर 0 के मुकाबले में क्या हैं ये कंपेयर कर लिया। इसी तरीके से हमने ईयर 2 के प्राइसेस ईयर 1 के मुकाबले क्या हैं ये कंपेयर कर लिया। और कंपेयर करने का मतलब क्या है, हमने इंडेक्स निकाल लिया, हमने निकाला, कंप्यूट किया, P01 कंप्यूट कर लिया और P02 कंप्यूट कर लिया। P01 की वैल्यू मिल गई, P02 की भी वैल्यू मिल गई। तो जब हमने 1 को 0 से कंपेयर किया तो हमें जो मिला वो मिला P01, चाहे फॉर्मूला कोई भी हो। हमने जब 2 को 1 से कंपेयर किया तो हमें वैल्यू मिली P12 की, अगेन एनी फार्मूला कैन बी यूज्ड। अब हम एक्चुअली क्या चाहते हैं, ये दोनों वैल्यूज़ तो हमको मिल गई, अब हम लेकिन चाहते हैं कि हम डायरेक्टली पता कर लें कि ईयर 2 के प्राइसेस ईयर 0 के मुकाबले किस पोजीशन पर हैं। यानी कि हम ईयर 2 को डायरेक्टली ईयर 0 से कंपेयर करना चाहते हैं, बिना उसको एक्चुअली सारे कैलकुलेशंस की, जो कैलकुलेशंस हमने किए हैं उसी के बेसिस पर। तो ये पॉसिबल होना चाहिए, ये हमें मालूम हो जाना चाहिए अपने आप। अगर हमें पता चल रहा है कि P01 की वैल्यू, सिंपल सी बात है, मतलब कि ईयर 1 के प्राइसेस जो हैं वो ईयर 0 के मुकाबले डबल हो गए हैं, और हमें ये पता चला कि ईयर 2 के प्राइसेस ईयर 1 के मुकाबले 3 टाइम्स हो गए हैं। तो सिंपल मतलब इसका क्या हुआ कि ईयर 2 के प्राइसेस जो हैं वो ईयर 0 के मुकाबले 6 गुना हो गए हैं। दे आर 6 टाइम्स नाउ, 6 गुना हो गए हैं। तो ये चीज़ क्या सीधे सीधे कैलकुलेबल है? अगेन इट सीम्स लॉजिकल कि ऐसा तो होना ही चाहिए। जब हम कंपेयर करेंगे तो ये तो उसका मतलब है ही, लेकिन फॉर्मूलों की लिमिटेशंस जो है उसके हिसाब से ऐसा हर बार हो नहीं पाता है। अगर ऐसा हो रहा है तब तो उस इंडेक्स को हम अच्छा मानते हैं सर्कुलर टेस्ट के हिसाब से, वरना हम कहेंगे कि इट इज़ फेलिंग द सर्कुलर टेस्ट। तो वही चीज़ अगर हम लिखें तो किस तरह से लिख रहे हैं, इफ़ P01 represents the price change of the current year on the base year and P12 represents the price change of the base year on some other base, then P20 क्या हो जाएगा, इट इज़ द प्राइस चेंज ऑफ द करंट ईयर ऑन द सेकेंड बेस, जो बाद वाला बेस है, एंड देन द फॉलोइंग इक्वेशन शुड बी सेटिस्फाइड। मतलब कि P01 और P12 दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमको P02 मिल जाना चाहिए। ये रिक्वायरमेंट है सर्कुलर टेस्ट की। सर्कुलर टेस्ट, इसको अब थोड़ा सा ये एक चीज़ यहाँ पर देख लें कि इसे सर्कुलर टेस्ट क्यों कह रहे हैं।
इसे सर्कुलर टेस्ट क्यों कह रहे हैं? इसे सर्कुलर टेस्ट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसी चीज़ को, ये जो हमने टेस्ट की कंडीशन लिखी हुई, इसी को थोड़ा सा अलग करके लिख सकते हैं। कैसे? P01 रिक्वायरमेंट जो सर्कुलर टेस्ट की है वो ये है, P01 मल्टीप्लाइड बाई P12 मतलब प्राइसेज ऑफ ईयर 0 एज कंपेयर टू प्राइसेज ऑफ ईयर prices of year 1 as compared to prices of year 0 multiplied by prices of year 2 as compared to the prices of year 1 into P20 prices of year 0 as compared to the prices of year 2। इन तीनों का प्रोडक्ट होना चाहिए 1 के बराबर, इन तीनों का प्रोडक्ट 1 के बराबर होना चाहिए। तो ये सर्किल एक बन गया, P01 इंटू P12 इंटू P20, और ये सर्किल जब कंप्लीट हो तो प्रोडक्ट 1 आना चाहिए, और इसलिए इसको सर्कुलर टेस्ट कहते हैं। और ये इसमें यही जो ड्रॉबैक है सारे के सारे वेटेड इंडिसेस की, जैसे ही आप वेट का इस्तेमाल करेंगे, जैसे ही आप क्वांटिटीज़ का इस्तेमाल करेंगे वेट के लिए, तो सर्कुलर टेस्ट फुलफ़िल नहीं हो पाएगा। तो इसका मतलब है कि सर्कुलर टेस्ट जो है वो केवल जो दो अनवेटेड इंडिसेस हैं हमारे, जो सिंपल एग्रीगेटिव मेथड है और सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव्स मेथड है, केवल यही दो फॉर्मूले हैं ऐसे जो कि सर्कुलर टेस्ट को सेटिस्फाई करते हैं। बाकी जितने भी वेटेड इंडिसेस हैं वो कोई भी सर्कुलर टेस्ट को सेटिस्फाई नहीं करते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट, ये भी आप ध्यान रखेंगे। अब 4 टेस्ट तो हम लोगों ने देख लिए, लेकिन इन चारों टेस्ट के बेसिस पर समझ में हमें क्या आता है, अगर आपने ध्यान दिया हो या पीछे जा कर के आप देख सकते हैं कि इट इज़ वर्थ नोटिंग एज इट इज़ मेंशन्ड हियर that the Fisher's index number formula is the only one that satisfies maximum number of tests 3 of the 4 tests। Fisher's formula ऐसा है जो कि फुलफ़िल करता है यूनिट टेस्ट को, जो कि सेटिस्फाई करता है टाइम रिवर्सल टेस्ट को भी, और फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को भी सेटिस्फाई करता है। केवल सर्कुलर टेस्ट ऐसा है जिसको कि फिशर्स आइडियल इंडेक्स सेटिस्फाई नहीं करता है। तो इसीलिए सबसे अच्छा फार्मूला, सबसे पॉपुलर फार्मूला यही माना जाता है। दैट इज़ वाई दिस पर्टिकुलर फार्मूला इज़ नोन एज द फिशर्स आइडियल इंडेक्स। आदर्श है ये एक आदर्श फार्मूला है। कई सारे फार्मूले हैं, हर फार्मूले से अलग अलग वैल्यू मिल रही है, तो अलग अलग वैल्यू मिल रही है तो सबसे अच्छा किसको माना जाए? फिशर के फार्मूले को आइडियल हम मानते हैं, एंड इट इज़ द मोस्ट popular method for constructing the index numbers। तो जितने भी, और इसीलिए सबसे ज़्यादा बार क्वेश्चंस भी, न्यूमेरिकल्स भी फिशर के फॉर्मूले के ऊपर ही पूछे गए हैं। और ये जो टेस्ट हैं, इन चारों टेस्ट्स में से भी टाइम रिवर्सल टेस्ट और फैक्टर रिवर्सल टेस्ट सबसे इम्पॉर्टेंट हैं, और इन दोनों के ऊपर भी न्यूमेरिकल्स एग्ज़ाम में आने के चांसेस ज़्यादा हैं। इंडिसेस वैसे एक ऐसा टॉपिक है जो कि न्यूमेरिकल्स के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है एग्ज़ामिनर्स में, लेकिन फिर भी हर दूसरे तीसरे साल कुछ ना कुछ क्वेश्चन इस पे आ जाता है। और अभी तक जो भी क्वेश्चंस आए हैं वो लास्पेयर्स फार्मूले पे आए हैं, पार्शेस फार्मूले पे आए हैं। ये दोनों फार्मूले इसलिए इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि इन दोनों के ऊपर ही फिशर्स फार्मूला बेस्ड है। मार्शल एजवर्थ आया है, फिशर्स फार्मूला आया है, और इसके अलावा टाइम रिवर्सल टेस्ट के बारे में भी पूछा गया है, और कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी डाल देते हैं, वो चीज़ें हम लोग देखेंगे, समझेंगे। यूजेस ऑफ इंडेक्स नंबर्स, दिस इज़ अगेन एन इम्पॉर्टेंट थिंग। ये चीज़ हमेशा, कोई भी टॉपिक आप जो पढ़ रहे हैं, एटलीस्ट बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में जो भी कुछ आप पढ़ रहे हैं, तो उसका बिजनेस में क्या रोल होगा ये बहुत ज़रूरी है समझना। तो इसलिए यूजेस कहाँ पर होंगे? हेल्प इन स्टडीइंग ट्रेंड्स। इंडेक्स नंबर्स जो हैं वो ट्रेंड को बताने में, ट्रेंड एनालिसिस एक्चुअली ये नहीं, ट्रेंड एनालिसिस के लिए हम टाइम सीरीज़ का यूज़ करते हैं, लेकिन फिर भी हमें ट्रेंड पता चलता है जब इंडिसेस हम कैलकुलेट करते हैं। इन्फ्लेशन इंडेक्स इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इंडेक्स। तो इन्फ्लेशन इंडेक्स से हमको पता चलेगा कि ट्रेंड किस तरह का जा रहा है।
इन्फ्लेशन से पता चलेगा कि प्राइसेस कितनी तेज़ी से बढ़ रहे हैं या कभी कभी अगर घट रहे हैं तो क्या क्यों घट रहे हैं, क्या हो रहा है। तो वो ट्रेंड हम आइडेंटिफाई करेंगे और उसका रीज़न हम समझने की कोशिश कर सकते हैं। कभी बिल्कुल से अगर इन्फ्लेशन कम हो गया, इन्फ्लेशन एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत कम भी अच्छी नहीं है। अ पर्टिकुलर रेट ऑफ इन्फ्लेशन से 3 to 4% इज़ इम्पॉर्टेंट, इज़ नेसेसरी फॉर अ डेवलपिंग इकोनॉमी। उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उससे कम भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर चीज़ें अगर सस्ती हो रही हैं तो इसका मतलब है कि लोगों की इनकम भी एडवर्सली अफेक्ट होगी। तो अ पर्टिकुलर रेट ऑफ इंडेक्स, एक्चुअली अ मॉडरेट रेट ऑफ इंडेक्स इज़ अ साइन ऑफ ग्रोइंग इकोनॉमी, डेवलपिंग इकोनॉमी। तो वो चीज़ हो रही है या नहीं हो रही है, ये पता चलेगा इन्फ्लेशन इंडेक्स जब हम कैलकुलेट करेंगे उससे। इट हेल्प्स देयरफॉर इन पॉलिसी फॉर्मुलेशन। जब आपने एक बार ट्रेंड पता कर लिया तो गवर्नमेंट लेवल पर हो या बिजनेस लेवल पर भी हो, कोई भी पॉलिसी बनानी है तो वो पॉलिसी फॉर्मुलेशन में भी मदद मिलती है विद द इंडेक्स नंबर्स। तो क्या कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स कैसी है वो जानना है, या फिर इन्फ्लेशन इंडेक्स को देखना है। इन्फ्लेशन इंडेक्स देख रहे हैं और उसमें बहुत तेज़, बहुत ऊपर जा रहा है अगर इन्फ्लेशन, तो फिर पॉलिसी हमें बनानी पड़ेगी। आप देखते हैं कि रिज़र्व बैंक से रिलेटेड जो मॉनेटरी रेट्स जो होते हैं, फिस्कल रेट्स जो होते हैं, वो सारी चीज़ें हमेशा ये सब इन चीज़ों पे डिपेंड करती हैं। मार्केट कंडीशन कैसी है और इन चीज़ों पे डिपेंड करती है। तो पॉलिसी बनाई जाती है ऑन द बेसिस ऑफ इंडिसेस ओनली। दे हेल्प इन मेजरिंग द परचेजिंग पावर ऑफ मनी। आज से 20-25 साल पहले जिस तरह से हम लोग मेज़र करते थे एक्चुअली, या इकोनॉमीज़ को कंपेयर करते थे, उसमें और अभी में थोड़ा सा डिफरेंस आ गया है। पहले हम जो करेंसीज़ की वैल्यू होती थी उसको ज़्यादा ज़ोर उस पे देते थे, लेकिन अब करेंसीज़ की जो परचेजिंग पावर है उस पे ज़्यादा ज़ोर दिया जाता है। और इसीलिए ये पता चलता है कि मे बी इंडियन इकोनॉमी इज़ स्ट्रॉन्गर दैन इट एक्चुअली सीम्स। क्योंकि अगर रुपए की वैल्यू डॉलर के मुकाबले काफ़ी कम है, उसके बावजूद इंडिया में एटलीस्ट ₹1 जितना खरीद सकता है, मे बी उतना यूएस में उतना $1 खरीद पाता है कि नहीं पाता, ये भी हमें देखना पड़ेगा। तो वो है परचेजिंग पावर ऑफ मनी। देन इट हेल्प्स इन डिफ्लेटिंग वेरियस वैल्यूज़। हम जब ये जानना चाह रहे हैं कि प्राइसेस बढ़ रहे हैं, हम प्राइसेस बढ़ रहे हैं ये जानना चाह रहे हैं, और इनकम बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है अकॉर्डिंगली ये जानना चाह रहे हैं। तो अगर इनकम रेट्स जो हैं, इनकम लेवल्स जो हैं, वो सपोज़ बेस ईयर के मुकाबले 3 गुने हो गए हैं और प्राइसेस जो हैं वो बेस ईयर के मुकाबले 2 गुने हो गए हैं, तो फिर हमें ये मालूम है कि एक्चुअली इनकम जो है वो ट्रिपल नहीं हुई है, ट्रिपल नहीं हुई है, लेकिन उससे कम इंक्रीज़ हुआ है। इसी तरीके से अगर हमें ये पता चल रहा है कि प्राइसेस बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ उतनी तेज़ी से ना सही, लेकिन इनकम फिर भी बढ़ रही है, इंक्रीज़ हो रही है, तो प्राइसेस का जो रेट ऑफ इंक्रीज़ है वो हमें अब उससे कम दिखेगा, वो डिफ्लेट हो जाएगा। डिफ्लेट का मतलब है, डिफ्लेट का एक्चुअली मतलब क्या है, कहीं कि कोई चीज़, फॉर एग्जांपल एक टायर है वो डिफ्लेट हो गया, उसमें से हवा निकाल दी गई, बैलून से डिफ्लेट किया, उसमें से हवा निकाल दी गई। तो डिफ्लेट करने का मतलब है जो अगर कहीं पर ओवर एम्फेसिस किसी वैल्यू को मिल रही है तो वो एक्चुअल लेवल पर आ जाए, ये मतलब है डिफ्लेट करने का। और दे एक्ट एज इकोनॉमिक बैरोमीटर्स, ये हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। लेकिन कई सारे लिमिटेशंस हैं, ये इंपॉर्टेंट है इसको समझना। द इंडेक्स नंबर्स आर ओनली अप्रॉक्सीमेट इंडिकेटर्स ऑफ द रिलेटिव लेवल ऑफ फिनोमिनन। इस चीज़ तरह से कंपेयर करना बहुत आसान नहीं होता है, तो ये अप्रॉक्सीमेट इंडिकेटर ही हैं, ये जानना ज़रूरी है। दे ओनली यूज़ लिमिटेड नंबर ऑफ आइटम्स इन देयर कैलकुलेशन। ज़्यादा आइटम्स नहीं यूज़ कर रहे हैं, तो उसके बाहर जो कुछ है उसका इम्पैक्ट नहीं पता चलेगा। द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू बी अकाउंटेड फॉर इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर्स। क्वालिटी का तो कोई बात ही नहीं हो रही है। इंडेक्स नंबर्स आर लायबल टू बी मिसयूज्ड ऑल्सो। वी शुड बी अवेयर ऑफ दिस ऑल्सो। एंड इंडिसेस constructed फॉर वन पर्टिकुलर पर्पज शुड नेवर बी यूज्ड फॉर एनी अदर पर्पज़। ये 2 पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं कि कहीं मिसयूज़ नहीं होना चाहिए, मिसयूज़ होता है इसका ध्यान रखना चाहिए। और एक मिसयूज़ का ही एक एक्सटेंशन हो गया कि किसी एक पर्पज़ से अगर कोई इंडेक्स बनाया गया है तो उसका इस्तेमाल किसी दूसरे पर्पज़ के लिए ना किया जाए। जिस भी पर्पज़ के लिए किया गया है, उसको कंस्ट्रक्ट किया गया है, उसको किसी दूसरे पर्पज़ के लिए ना किया जाए, वरना वो गलत रिजल्ट ही देगा। So we wind up here and we will continue with the numericals on indices in the next session. Thank you.